चलिए स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के जेई मेंस के 2024 और 2025 के प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि टू आयरन सॉलिड डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस हैव रेडियाई ऑफ R1 एंड R2 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास में दो सॉलिड आयरन डिस्क है, थिकनेस उनकी ना के बराबर। एक की रेडियस हमारी R1 है और दूसरे की रेडियस क्या बोली गई है, इट इज ऑफ R2, और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 कहा गया है। और फिर बोला गया है कि अगर हमारी दूसरी वाली डिस्क की जो रेडियस है पहली वाली डिस्क की रेडियस से डबल हो, देन द रेशियो ऑफ I1 एंड I2 वुड बी 1/x। तो I1/I2 का जो रेशियो आएगा वो क्या है हमारा 1/x। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी है ये हमें बताना है। सवाल समझ में आया सभी को? तो देखिएगा, हमें बताना है कि I1/I2 कितना है। तो सॉलिड डिस्क है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा। तो पहली वाले के लिए m1r1² डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी वाले के लिए m2r2² डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में m1/m2 इंटू r1/r2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मास को देखिएगा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि सिग्मा यानी कि क्या होता है, सिग्मा रो होता है। कौन सी डेंसिटी? एरियल मास डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा हमारे पास में क्या है, बेसिकली इट इज योर मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर मास क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, जो दोनों डिस्क है वो हमारा सेम मटेरियल की है, आयरन की है, यानी कि इनके लिए सिग्मा हमारा सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा A1, और ये हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा A2 इस तरीके से, इनटू ये हमारा R1 डिवाइडेड बाय R2 क्या दिया है हमें, 2R1। दिस इज 2R1, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सिग्मा से सिग्मा हमारा चला गया, ये R1 से R1 गया। तो डिस्क का एरिया बताना है तो क्या हो जाएगा, ये पाई R1² डिवाइडेड बाई पाई R2² इंटू ये हमारा 1/2 का स्क्वायर कर लो, 1/4 आ गया। यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर भी ये देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये R1 डिवाइडेड बाई R2 है, यानी कि 2R1, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है इंटू 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये R1 से R1 गया और ये क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू दिस 1/4 क्या बन गया, ये 1/16। और इसी को हमें कंपेयर करना है 1/x के साथ। तो यहाँ से कंपैरिजन से x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 16। सो वी कैन से हमारी इंटीजर वैल्यू 16 इसमें फिलअप हो जाएगी। समझ में आया ये? वही नोट डाउन। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा, सवाल दिया गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड डिस्क रोटेटिंग अलोंग इट्स डायमीटर इज 2.5 टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग रोटेटिंग इन सिमिलर वे। तो हमारे पास में एक सॉलिड डिस्क है और एक रिंग है, और इनके लिए क्या कहा गया है कि जो सॉलिड डिस्क इसके डायमीटर के अबाउट पे रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है
और वो भी हमारे इसी तरह से डायमीटर के अबाउट में रोटेट कर रही हो तो so the moment of inertia of a solid sphere which has the same radius as the disk and rotating in a similar way is n times higher than the moment of inertia of the given ring. तो अगर हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर हो और वो भी इसी तरह से अपने डायमीटर के अबाउट पे घूमे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से n टाइम्स ज़्यादा होता है। तो n की वैल्यू कितनी है वो हमें यहाँ बतानी है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये कितना है हमारे पास में 2.5 आई डिस्क इज इक्वल टू 2.5 आई आर। तो आई डी अपॉन में आई आर क्या आ गया हमारे पास में 2.5। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डायमीटर के अबाउट पे, बिल्कुल है ना, इसको अगर हम लोग डायमीटर के अबाउट पे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा ये mr²/4। तो इसका यहाँ पर मास m है, ठीक है ना, सभी का हमारे पास में मास सेम है। तो लेट अस से इसकी रेडियस हमारी r1 है तो r1² डिवाइडेड बाई 4 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई दिस m r2² डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रिंग को लेके हमने बात करी है। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये m से हमारा m चला गया, ये 4 2 से 2 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा 2.5 के बराबर है, ठीक है ना। 2.5 को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं, तो यानी कि इसको हमने 5/2 लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास में r1² की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे कि ये जो आपका 2 है बेसिकली डिवाइडेड में है, इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि r1² डिवाइडेड बाई r2² इज इक्वल टू 5 हो गया। समझ में आई ये बात? अब हमें क्या बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये हमारा कितना है n टाइम्स है ना, n है आपके बराबर रेशियो आपका। सो हियर वी कैन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2mr²/5, ठीक है ना, याद है ये वो तो होलो के लिए हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग के लिए हमारे पास में, ठीक है ना, ये mr2²/2, ठीक है ना। ये r1 क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि सॉलिड स्फीयर विच हैज सेम रेडियस एज दी डिस्क, तो इसीलिए हमने इसकी रेडियस डिस्क वाले के बराबर लिया है। समझ में आई नहीं बात? इज इक्वल टू ये हमारा n के बराबर है, तो मास सेम है, m से m हमारा चला गया, तो यानी कि ये देखिएगा ये 2 हमारा ऊपर आके ये 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ से, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में r1² डिवाइडेड विद r2² इज इक्वल टू n के बराबर हो गया। और अभी तो हमने देखा कि r1² डिवाइडेड बाई r2² की वैल्यू क्या है 5 है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिस 4/5 इंटू 5 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू n के बराबर। तो यहाँ पर ये 5 से 5 चला गया, यानी कि हमारे पास में n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 4 के बराबर, तो ये यहाँ पर इंटीजर वैल्यू 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? चौरासी ने बोला ना नहीं हुआ अभी, चौरासी का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है अब, आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया गया है कि 3 balls of masses 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम एंड 6 kilograms respectively are arranged at
सेंटर ऑफ द एजेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 मीटर। तो हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है 2 मीटर। इनके जो एजेस है कोने हैं, ठीक है, तो उसको सेंटर बनाते हुए हमारे पास में वहाँ पर 2 kg, 4 kg और 6 kg के मासेस रखे हुए हैं। Then the moment of inertia of the system about an axis through the centroid and perpendicular to the plane of triangle will be in terms of kg मीटर स्क्वायर। सवाल कुछ समझ में आया? तो सबसे पहले हमारा ये इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और ठीक है ना, ये कैसे रखे हुए हैं, आर अरेंज्ड एट दी सेंटर ऑफ दी एजेस। अच्छा, ये एजेस हैं, इनके सेंटर पे ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरीके से रखे, वर्टाइसेस पे नहीं रखे हैं, ठीक है ना, यानी कि हर एक साइड के सेंटर पे रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये हमारा पहला मास, ठीक है ना, इसको m1 इज इक्वल टू 2 kg ले लो। दूसरा वाला मास ये कहीं यहाँ पर ले लो, है ना, तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास में 4 kg के बराबर। तीसरा वाला जो मास है वो इस साइड के बीचों बीच में ले लो, इसको हमारा m3 कंसिडर करें जिसका मास हमारा 6 kg मानो। तो यहाँ पर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रोइड से होते हुए और उससे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, हमें यहाँ पर इसका पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेंट्रोइड की बात करें तो ये इसका अल्टीट्यूड हो गया, और ये जो अल्टीट्यूड है इसका जो सेंट्रोइड होता है इस अल्टीट्यूड को 2:1 के रेशियो में कट करता है ना। लेट अस से कि ये हमारा इसका सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड से ये हर एक पार्टिकल इक्वल दूरी पर होगा, है ना। लेट अस से कि ये हमारा दूरी जो है वो r है, ये हमारी r है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि हर एक साइड लेंथ, ठीक है ना, ये कितनी है, इट इज ऑफ 2 मीटर, ये हमारा 2 मीटर है, और हर एक वर्टाइसेस से जो आपका पार्टिकल है वो कितनी दूरी पर हो जाएगा, ये हमारा 1 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये r को निकालना है। r को कैसे निकाला जाए, r को ऐसा निकाला जाए कि जैसे ये हर एक साइड हमारी a है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री। तो बेसिकली जो ये हाइट है ये हमारा क्या हो गया, a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि ये जो हाइट है h क्या हो गया हमारे पास में a साइन 60 डिग्री, और a क्या है इस हाइट का, ये 2 और ये 1, है ना, यानी कि इसके 3 पार्ट्स मान लो, 1 2 3, तो इस 3 पार्ट का एक पार्ट जो है वो हमारा r है, यानी कि हम लोग यहाँ पर r को कैसे बोल सकते हैं, इट इज योर 1/3 ऑफ हाइट, दैट इज इक्वल टू a साइन 60 डिग्री। समझ में आई बात, है ना। तो यहाँ पर हम लोग r पहले बात कर लेते हैं इसकी, इट इज योर 1/3 ऑफ a साइन 60 डिग्री। समझ में आई नहीं बात, है ना, कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है। 1/3 a हमारा 2 है, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है, ये 2 से 2 चला गया हमारे पास में, और ये देखिएगा 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से √3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1/√3 मीटर, ये हमारा r आ जाएगा। और हमें अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पूरे सिस्टम में हमारे पास में कितने पार्टिकल्स है, 1 2 3, है ना, ये लेंथ वगैरह तो नहीं है, बस वो ट्राइंगल इमेजिनरी है उसके हिसाब से बताया गया है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स है तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर लो आप, है ना, ये इस तरीके से। और इस ट्राइंगल का जो ये प्लेन है, ठीक है ना, जो भी प्लेन है उससे ये परपेंडिकुलरली इस तरह से ये घूम रहे हैं इसके अराउंड पे। पार्टिकल बोल दिया क्या ना, स्फीयर थोड़ी बोला है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, तो क्या हो जाएगा, एक के लिए हमारे पास में mr², है ना, तो तीनों के लिए हमारे पास में m1r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, r तो हमारा सेम ही है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो यानी कि क्या हो जाएगा, m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर। कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए r यहाँ से कॉमन ले लो, तो यानी कि हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3
इंटू ये आर स्क्वायर, सभी मासेस को ऐड कर लो, क्या क्या है हमारे पास में 2 + 4 + 6, बिल्कुल। और r हमारे पास में आया 1/√3, इसका स्क्वायर कर दिया, ये पूरे यहाँ पर मासेस को ऐड कर दिया, 2 + 4 यानी कि 6, 6 + 6 यानी कि हमारा 12, 12 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3, और 4 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि फाइनली हमारे पास में पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 4 kg/m²। सो एज योर इंटीजर वैल्यू आंसर ये क्या हो जाएगा 4। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं जा रही समझने में? क्या चौरसिया? अच्छा, इस प्रकार का, इस टाइप का। लेजेंड है वो। हो गया नोट डाउन? चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। फिर सवाल दिया गया है कि 2 आइडेंटिकल स्पीयर्स ईच ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ ए लाइट रोड, है ना। हमारे पास में 2 आइडेंटिकल स्पीयर्स है, हर एक का मास कितना है 2 किलोग्राम से, और रेडियस कितनी बोली गई है 50 सेंटीमीटर, और दोनों को जो है एक लाइट रॉड से फिक्स कर दिया गया है, सो दैट द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स इज 150 सेंटीमीटर। इस तरीके से ताकि उनके बीच का जो सेंटर्स का सेपरेशन है वो कितने का हो 150 सेंटीमीटर का हो, ठीक है ना। यहां तक पूरी बात समझ में आई? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स मिडल पॉइंट इज x/20 kg/m²। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये जो इसका पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, कहाँ पर, ठीक है ना, इस रॉड के बीचों बीच वाले पॉइंट पर, ऑब्वियसली वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, उसके अबाउट पर ये घूमे, ठीक है ना, दोनों स्पीयर्स, तो हमारे पास में सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x/20 kg/m² है। तो आपको बताना है कि ये x क्या है। समझ में आ रही है कुछ बात? तो सबसे पहले तो हमारी इस सिचुएशन को वेरी वेल समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली। तो ये हमारा पहला स्पीयर हो गया और ये हमारा दूसरा स्पीयर हो गया। ये दोनों जो है एक रॉड की मदद से कनेक्टेड है आपस में, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये इनका सेंटर्स। तो यहाँ पर ठीक है ना, पूरे सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा इनका, ये बीचों बीच में। तो इस एक्सिस, इसको एक्सिस बनाते हुए, ठीक है ना, अगर इसको घुमाया जाए तो फिर हमारा सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर ठीक है ना, हर एक जो स्पीयर है उसका मास कितना है 2 kg, रेडियस कितनी है हमारे पास में 50 सेंटीमीटर, दोनों स्पीयर्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 150 सेंटीमीटर। तो हर एक स्पीयर के सेंटर से एक्सिस की दूरी कितनी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर्स, राइट। ये आ गई हमारी पहली 75 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास में आ जाएगी 75 सेंटीमीटर, है ना। दोनों की दूरी सेम होगी ना यहाँ पर। अब ऑब्वियसली इस एक्सिस से अगर हम लोग पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो हमारे पास में ये दो ऑब्जेक्ट्स ही हैं। रॉड को तो मास नहीं बताया गया, यानी कि इसको इग्नोर मारा गया है ना। समझ में आ रही बात? तो ये जो स्फीयर है एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये इसके एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहे होंगे और अपनी एक्सिस के अबाउट भी ये घूम रहे होंगे। समझ में आ रही बात? यानी कि यहाँ पर हमें प्रॉपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ये जो एक स्फीयर है, ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट जब घूमेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr², खुद के अबाउट। फिर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा mr² प्लस में कर देना होगा, r जो भी है इसका मास तो वही है,
ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया सभी को। और जो एक का है वो दूसरे का भी वो होगा, क्योंकि दोनों ही स्फीयर कैसे आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर इसका डबल कर देंगे बस, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना, पहले हमारा खुद के एक्सिस के अबाउट इसके स्फीयर के लिए 2/5 mr², प्लस ये हमारा mr²। अब ये वाली जो दूरी है वो 75 है, उसकी रेडियस मत ले लीजिएगा। तो ये कितना है हमारे पास में 75 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर दिया हमने, 75 × 10⁻² का स्क्वायर। राइट, यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को। इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2/5 इंटू मास कितना है हमारा 2, ठीक है, रेडियस कितनी है स्फीयर की 50, तो 50 × 10⁻² मीटर, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस दिस इज योर मास हमारा 2 है, दिस इज अगेन योर 75 × 10⁻² का ये स्क्वायर कर रहा हुआ है हमारा, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या टर्म्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये 50 है और ये 75 है, तो हम लोग यहाँ से 25 कॉमन ले सकते हैं, उसका स्क्वायर हमें लेना है, तो 25 × 25 कॉमन आ जाएगा, 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक 2 है, ठीक है, ये एक और 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यानी कि बाहर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 × 2 × 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 × 25 × 10⁻⁻4। तो अंदर में पहले वाले टर्म से क्या बचेगा, एक 2 हमने लिया है, तो ये 2/5, और यहाँ पर ये 2 बचा, सिर्फ 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, प्लस यहाँ से क्या बचा ये 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो कैलकुलेशन हमारा और आसान हो जाएगा, है ना। खुद को ज़्यादा तकलीफ क्यों देना जब कैलकुलेशन आसान हो जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा और इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हमारा 10⁻⁻4 है, नहीं देखो सिंपल है, ये 10⁻⁻4, इसको हम लोग 100 × 10⁻⁻, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर एक तो ये देखो, ये कट के हमारे पास में ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा इसको 4 को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना, यानी कि ऊपर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 25 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, है ना, वैसे, और ये कट जाएगा हमारा 4 आ जाएगा इनटू, ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, 2 × 4 ये हमारा 8 हो गया वैसे भी, प्लस दिस 5 × 9 कितना आ गया 45 डिवाइडेड विथ दिस 5। तो यहाँ पर ये देखो 100 आपका कट के 25 से 4 टाइम्स हो गया, ये 5 × 4 हमारा कितना हो गया 20 हो गया, तो डिनोमिनेटर में तो हमें 20 चाहिए ना, तो 8 + 45 कितना आ गया 53 डिवाइडेड बाई 20। तो कंपेयर किसके साथ करेंगे हम लोग, x/20 के साथ में, तो यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू आ जाएगी 53। सो एज योर इंटीजर आंसर ये हमारा आ गया 53। वही नोट डाउन, चलते फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल में क्या दिया गया है कि 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ द मास 1 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर,
4 पार्टिकल्स है, हर एक का मास हमारा 1 किलोग्राम है, और इनको जो है स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे रखा है, और स्क्वायर की एक साइड की लेंथ कितनी है, 2 मीटर के बराबर, राइट। फिर आगे कहा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इन पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्सेस। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट बनाना है, उसको एक्सिस बनाएंगे कि यहाँ पर किसी एक, ठीक है ना, वर्टेक्स को और इस स्क्वायर से परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वहां पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सिस्टम का क्या होगा, ये हमें बताना है। कुछ समझ में आई बात, राइट। तो देखिएगा डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको। ये हमारा इस तरीके से स्क्वायर है, ठीक है ना, ये हमारा स्क्वायर है, और हर एक वर्टेक्सेस के ऊपर में एक पॉइंट मास रखा हुआ है, कितने का, 1 किलोग्राम का। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो हर एक साइड लेंथ हमारी सेम होगी, और वो साइड लेंथ भी हमें दे रखी है, कितनी है, ठीक है, कितनी है वो, 2 मीटर है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर साइड लेंथ ए जो है वो हमारी कितनी हो गई, 2 मीटर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर, राइट, इस ए को पकड़ लो और इसकी पॉइंट जो है इसको एक्सिस बना लो, और इस स्फीयर से हमारा, सॉरी, इस स्क्वायर से परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रही बात, वो एक कोने के अबाउट हम लोग इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो हमारे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, ये हमें बताना है। तो सिस्टम में हमारे पास में कितने मासेस हैं, 4, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट तो एक्सिस के अबाउट ही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। mr² r 0 है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन की वजह से, इन रिमेनिंग 3 मासेस के वजह से। तो हमें इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये a है, ये भी हमारा a 2 की पता चल गई। इसकी दूरी कितनी होगी, ये तीसरे वाले पॉइंट मास की यहां से दूरी कितनी होगी, √2a, √2a, ठीक है ना। स्क्वायर की डायगोनल हमारी √2 है, ठीक है ना। इसको भी समझाऊं क्या, हाँ, आ गया समझ में, ठीक है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 3 मासेस को लेके तो क्या हो जाएगा, ma² पहले के लिए, दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, ma², इन दोनों का बता दिया, और इसका क्या हो जाएगा प्लस mr कितना है, √2a, उसका स्क्वायर कर देना इस तरीके से, ठीक है। अब इतना सही हो गया तो आगे भी इसको सही होना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि इनको ऐड कर लो तो ये 2ma² प्लस इसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, ये 2ma² आ गया, यानी कि ये बन गया हमारा 4ma²। अब सभी की वैल्यूज पुट कर लो बारी बारी से। तो ये हमारा 4 है, मास हमारा 1 kg का है, ए कितना बोला गया है, 2 मीटर का, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 4 कितना बन जाएगा, 16, तो ये आ गया हमारा 16 kg मीटर स्क्वायर। तो हमारा इंटीजर वैल्यू क्या बन जाएगी, 16। वही नोट डाउन, चलते हैं फिर अगले सवाल पे, और नया टॉपिक है हमारा, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। तो यहाँ पर इसमें हमारा सवाल पूछा जा रहा है कि ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, एक व्हील जो है प्लेन सरफेस के ऊपर में रोल कर रहा है, ठीक है ना, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, उसी को हम लोग रोलिंग कहते हैं। द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम इज
8 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा ये व्हील है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड कितनी बोली जा रही है? 8 मीटर पर सेकेंड। The speed of the particle on the rim of the wheel at the same level as the center of wheel will be। तो यहाँ पर इस व्हील पे एक पार्टिकल जो कि सेंटर ऑफ मास के लेवल पे हो, उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। सवाल कुछ समझ में आया? तो देखिएगा यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा ये व्हील कंसीडर करें, ये इसका सेंटर और इसी के अबाउट, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसकी जो यहाँ पर स्पीड है व्हील की, ये लेटर से हमारी v है। सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी बोली है हमने? v बोली है। इस व्हील का ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ये a, ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये b बोल लो। तो b पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट, इसकी स्पीड हमें दे रखी है, कितनी है ये स्पीड, ठीक है ना। और हमने ये पढ़ा है कि ये जो a पॉइंट है, ठीक है ना, ये हमारा इस तरीके से सरफेस को टच हो रखा है और प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर a पॉइंट की नेट स्पीड कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है ना। फिर ऐसे बढ़ती जाएगी v, और फिर b पॉइंट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? v के ट्वाइस हो जाएगी। यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है तो b पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? 2v होगी। तो हमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के लेवल पे पार्टिकल की स्पीड बताना है, ये मान लो चाहे ये मान लो, है ना। तो अगर हम लोग ये वाला पार्टिकल कंसिडर करें तो इसकी जो लीनियर स्पीड है ये वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट की लीनियर स्पीड हमारी ये क्या है? v है, राइट। अगर ये बिना घूमते हुए सीधा जाता तो ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड से जाता, और अगर हम लोग इसको रोक देते और बस घूमता वहीं पर तो इसके पास में वो रोटेशन की वजह से स्पीड आती, ठीक है ना। तो यानी कि इस पॉइंट से टेंजेंशियल हमारा, इस पॉइंट से टेंजेंशियल यानी कि ये इधर की तरफ, और क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है इसीलिए, ठीक है ना, यहाँ पर इसके हर टेंजेंट पॉइंट पर जो इसकी स्पीड होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बराबर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर, है ना। और ओमेगा, ठीक है ना, जिस एंगुलर स्पीड से ये घूम रहा है, r यानी कि इसकी रेडियस, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर यानी कि इसकी स्पीड भी कितनी होगी? v के बराबर। आ रही बात समझ में? तो इस पॉइंट की जो हमारी नेट स्पीड आएगी, ठीक है, इस पॉइंट की जो हमारी नेट स्पीड आएगी वो कैसे आएगी? इन दोनों वेलोसिटीज को आप वेक्टरली ऐड कर लो और उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम मेथड अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी किधर आएगी? इधर आएगी। ये v है, ये v है, तो ये इसका डायगोनल बनते हुए कितना आएगा? v√2 या फिर √2v बोल लो, है ना। समझ में आई बात? तो इसकी नेट स्पीड कितनी मिलेगी हमें? √2v मिलेगी। बस अब वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो vb है वो कितना है? 2v के बराबर। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो हमारी स्पीड होगी v इज इक्वल टू vb/2 से बताया जा सकता है। vb ये हमें 8 मीटर पर सेकंड दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड हमारी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। और p पॉइंट की जो स्पीड है, राइट, दिस इज vp इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास में? √2v के बराबर। अभी हमने निकाला ये, बस वैल्यूज पुट करें अब। ये हमारा √2 इंटू v हमारा 4 है, तो कितना आ गया ये? 4√2 मीटर्स पर सेकेंड। तो सही आंसर हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बोलो, डी में। तो जिसमें अपीयर होगा वो इजी हो जाएगा। हाथ है तेरे पे।
इतना मत बोलो, सही में मानने लग जाएगा फिर। हो गया ये नोट डाउन? इधर ध्यान दें अगले सवाल के लिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स अलोंग एन इंक्लाइंड रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और वो इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन कर रही है, ठीक है ना, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 45 डिग्री है। इतना सवाल समझ में आया? if it starts to roll from rest from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder's axis will be। तो यहाँ पर अगर ये टॉप पॉइंट से रोल डाउन करना शुरू करता है तो यहाँ पर, ठीक है ना, सिलेंडर का जो है लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना, ये हमें बताना है। समझ में आया सवाल? तो देखिएगा, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन यहाँ पर दे रखा है, ये इस तरीके से, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें बता रखा है कितना, 45 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है, इस तरीके से कंसीडर कर लो, ये ऊपर से रोल डाउन आ रहा है, राइट। इनिशियली इसकी स्पीड हमारी 0 थी। तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि यहाँ पर ये हमारा, ठीक है ना, नीचे भी आ रहा है, गोल घूम भी रहा है, तो इसकी वजह से इंक्लाइन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। अगर ये घूम नहीं रहा होता, ठीक है, तो यानी कि इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होता इंक्लाइन के अलोंग पे, नीचे हमारा जी, ये जी है हमारा, इधर वाला जी का कंपोनेंट क्या हो जाता है, ये हमारा, ये जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है हमारा, जी साइन थीटा। यानी कि यहाँ पर ये जी साइन थीटा तो होगा ही होगा, ठीक है। और जब ये रोल डाउन कर रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा ज्यादा हो जाएगा कि कम होगा, कम होगा। बिना फ्रिक्शन के अगर वो स्लाइड कर रहा हो तो एक्सेलरेशन हमारा ज्यादा रहता है, और रोल डाउन कर रहा है तो एक्सेलरेशन इसका कम हो जाएगा, तो इसीलिए उसको नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो ये नहीं कि ये हो गया जी साइन थीटा हमारा 45 डिग्री डिवाइडेड विथ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। के हमारा क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, आर हमारा सिलेंडर की रेडियस है। तो सबसे पहले साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, यानी कि ये क्या हो गया, g/√2 अपॉन में, अब ये देखिएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर हमें देखना है। तो सॉलिड सिलेंडर का और डिस्क का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कितना होता है, कितना होता है, mr²/2 होता है। तो mr² को छोड़ दो, और ये भी जो भी टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 3/2 हो गया, एलसीएम लेके और उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2/3 g/√2 आ गया। ये 2 एक √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा √2/3 × g। ये हमारा एक्सेलरेशन इसका मिल जाएगा, जो कि हमको हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, राइट। तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं।